हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होगे और अपनी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होगे। मॉक्स रेगुलरली लगा रहे होगे और मॉक्स को एनालाइज भी कर रहे होगे और इम्प्रूव भी कर रहे होगे उन एरियाज़ में जो आपको एनालिसिस की टाइम फाइंड आउट आप करते हो कि मेरे ये एरियाज़ वीक हैं, तो वहाँ पर आपकी इम्प्रूवमेंट भी हो रही होगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी से स्टार्ट करेंगे और हमारा जो पहला वर्ड है वो है ड्रामेटिक। एडजेक्टिव है। ड्रामेटिक क्या होता है? एक्साइटिंग एंड इम्प्रेसिव। ऐसी कोई चीज़ जो बहुत एक्साइटिंग होती है, बहुत इंप्रेसिव होती है और लोगों को इम्प्रेस कर देती है, उसको हम कहते हैं ड्रामेटिक। स्पेक्टेकुलर भी कहते हैं, फैसिनेटिंग भी कहते हैं। स्पेक्टेकुलर इज समथिंग विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, सेम मीनिंग है, दोनों वर्ड्स का ही सेम मीनिंग है। स्पेक्टेकुलर भी हम उसी चीज़ को कहेंगे जो बहुत अच्छा होगा, जो हाईएस्ट क्वालिटी का होगा, जो इम्प्रेस कर दे लोगों को। फैसिनेटिंग भी वही होगा जो बहुत इम्प्रेस करे लोगों को, जो अच्छी क्वालिटी का, अच्छे तरीके से किया गया है। ड्रामेटिक का भी मतलब वही है। तो तीनों वर्ड्स का सिमिलर मीनिंग है। कोई चीज़ एक्साइटिंग कब होती है और कोई चीज़ इंप्रेसिव कब होती है? जब वो अच्छे से की गई होती है, उसमें कुछ अलग बात होती है, एक्सेप्शनल होता है। अब एंटोनिम्स क्या है इसके? लैकलस्टर एंड अनएक्सेप्शनल। लैकलस्टर क्या होता है? जिसमें कोई खास बात नहीं है, जिसमें वो चमक नहीं है जो होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उसको अच्छी तरह से किया ही नहीं गया है, उसमें वो एफर्ट नहीं दिख रहा है, उसमें वो केयरफुल अप्रोच नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से वो मीडियोकर हो गई है, वो अनएक्सेप्शनल हो गई है। मतलब कोई खास बात नहीं है। एक्सेप्शनल हम किसको कहते हैं? जिसमें खास बात होता है जो बाकियों में नहीं होता है। अनएक्सेप्शनल जो बाकियों जैसा ही है, जिसमें कोई खास बात नहीं है, एवरेज है, कॉमन है, मीडियोकर है। सेकेंड वर्ड इज रिमार्केबली। एडवर्ब है। देखो रिमार्केबली क्या होता है? एडवर्ब है तो क्या बताएगा? जैसे एडजेक्टिव क्या बताते हैं? ये बताते हैं आपका क्वालिटी। ठीक है, किसकी क्वालिटी? ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। अब क्वालिटी क्या होती है? डिस्क्रिप्शन होता है, उसके बारे में कोई चीज़ हमें पता चलती है। एडवर्ब क्या होता है? ये मोस्टली बताता है आपको वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में, और एडवर्ब के बारे में भी बता सकता है। ठीक है, वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? ये होती है क्वालिटी। और एडवर्ब को हम बहुत कुछ कह सकते हैं। मैनर कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। मैनर का मतलब हो गया किस वे में किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है। फ्रीक्वेंसी कितनी बार किया जा रहा है। प्लेस का भी होता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे फंक्शंस एडवर्ब के होते हैं। अब एडवर्ब चूंकि वर्ब के बारे में बता रहा है, एक्शन के बारे में बता रहा है, तो एक्शन मतलब किस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से किया गया कोई काम जो कि अनयूजुअल है या सरप्राइजिंग है। अनयूजुअल क्यों है, सरप्राइजिंग क्यों है? क्योंकि उसको अलग तरीके से किया गया है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, जो आज तक यूज़ किया जा रहा था, वो अप्रोच यूज़ ना करके कुछ नया यूज़ करना, कुछ नया तरीका यूज़ करके काम करना, जिससे क्या हुआ, लोगों का ध्यान गया उस तरफ। कॉजेज पीपल टू टेक नोटिस, मतलब लोगों का ध्यान उस तरफ गया। क्यों? क्योंकि वो अनयूजुअल है, सरप्राइजिंग है, तो उसको रिमार्केबली कहते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि कोई चीज़ रिमार्केबली की गई है, मतलब उसको अलग तरीके से किया गया है, एक अनयूजुअल, एक सरप्राइजिंग वे में किया गया है कि लोग नोटिस कर रहे हैं। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? एस्टॉनिशिंगली, स्ट्राइकिंगली। तो एस्टॉनिशिंगली का मतलब क्या होता है? एस्टॉनिश मतलब होता है सरप्राइज कर देना। LY लगा है, मतलब एडवर्ब हो गया है। तो एस्टॉनिशिंगली का मतलब होता है ऐसे वे में करना कि लोग सरप्राइज हो जाए। क्यों? क्योंकि वो अनयूजुअल है, सरप्राइजिंग है। स्ट्राइकिंगली, स्ट्राइकिंग इज समथिंग विच इज वेरी सरप्राइजिंग। इसको स्ट्राइकिंग कहते हैं। जो सरप्राइजिंग है, इस वजह से नोटिसेबल भी बन गई है, लोगों के ध्यान में आ रही है। अब उसमें भी LY लगा है, तो ये भी एडवर्ब बन गया। तो इस वे में किया गया है कि नोटिसेबल है, सरप्राइजिंग है। तो इसीलिए एस्टॉनिशिंगली एंड स्ट्राइकिंगली, रिमार्केबली के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स टिपिकली, कॉमनली। टिपिकली एंड कॉमनली दोनों का ही मतलब होता है इस तरीके से किया गया जो कि टिपिकल है। टिपिकल क्या होता है? नॉर्मल है। कॉमन तो पता है जो आम वे है करने का, जिस वे में आज तक किया जा रहा है। तो टिपिकली एंड कॉमनली इस वर्ड के एंटोनिम्स हैं। थर्ड इज फ्रंटलाइन। एडजेक्टिव है। फ्रंटलाइन का मतलब क्या होता है? द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड और क्लास। फ्रंटलाइन जो बेस्ट है, उस चीज़ में सबसे बेस्ट चीज़, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्रंटलाइन। एक्सीलेंट भी कहते हैं, स्टेलर भी कहते हैं। एक्सीलेंट भी क्या होता है? जो बहुत हाई क्वालिटी का हो, जो बेस्ट हो। स्टेलर भी होता है स्टार से रिलेटिव। स्टार क्या होता है? स्टार बोलते हैं ना, स्टार परफॉर्मर है। ठीक है, स्टार कास्ट मतलब सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का, बेस्ट। तो इसीलिए स्टेलर भी और एक्सीलेंट भी फ्रंटलाइन के सिनोनिम्स होते हैं। अपॉलिंग एंड मीडियोकर एंटोनिम्स है। अपॉलिंग एंड मीडियोकर दोनों का ही मतलब होता है, देखो मीडियोकर का तो मतलब होता है एवरेज,
ठीक है। नॉट गुड टू मीडियोकर है, मतलब खराब नहीं है बट बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी लेवल का है। जो आपका अपॉलिंग होता है ये होता है वेरी बैड, जो बहुत खराब लेवल का है। तो अपॉलिंग एंड मीडियोकर दोनों ही एंटोनिम्स बन जाते हैं आपके फ्रंट लाइन के। फोर्थ हमारा ट्रेमेंडस है, ये भी एक एडजेक्टिव है। अब ट्रेमेंडस हम किसको कहते हैं? जो चीज बहुत ग्रेट है, मतलब बहुत, हाँ, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रेमेंडस, वेरी ग्रेट। इनॉर्मस, इमेंस, इनॉर्मस भी कहते हैं, इमेंस भी कहते हैं। किसको? इनॉर्मस मतलब बहुत हाई क्वांटिटीज में अवेलेबल है, ठीक है। इमेंस का भी मतलब वही होता है बहुत ज़्यादा है। वेरी ग्रेट या तो क्वांटिटी में या सेवेरिटी में या इंटेंसिटी में। एंटोनिम्स क्या होगा? मिनिमल, नेग्लेजिबल, मतलब ना के बराबर। मिनिमल क्या होता है? बहुत कम, थोड़ा सा। नेग्लेजिबल एकदम ना के बराबर। तो ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं। फिफ्थ इज वॉलंटरीली। वॉलंटरीली क्या होता है? खुद से किया हुआ, अपने मन से किया हुआ। मेरी मर्जी थी तो मैंने किया, तो क्या कहेंगे? मैंने वॉलंटरीली किया, मैंने विलिंगली किया, विदाउट बीइंग फोर्स्ड, मुझे फोर्स नहीं किया गया था, मैंने अपने मन से किया। इंटेंशनली, इंटेंशन था मेरा करने का तो मैंने किया। डेलिबरेटली मतलब सोच विचार के, मैं कॉन्शियस माइंड से किया मैंने। डेलिबरेट करने का मतलब क्या होता है? सोचना। डेलिबरेटली मतलब सोच के, ठीक है, सोच के किया मैंने, मतलब मैं जानता था मैं क्या कर रहा हूं, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था, तो इसीलिए ये वर्ड भी आपका वॉलंटरीली का सिनोनिम है। और ये सारे वर्ड्स क्या है? एडवर्ब्स हैं, क्योंकि एडवर्ब का सिनोनिम एंटोनिम क्या होगा? एडवर्ब ही होगा। एडजेक्टिव का सिनोनिम एंटोनिम क्या होता है? एडजेक्टिव ही होता है। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि एडजेक्टिव का सिनोनिम नाउन दे रखा है, कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस वे में भी आप क्वेश्चन में ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अनविटिंगली का मतलब होता है कि अपने मन से ना करना, किसी ने फोर्स किया, मजबूरी थी तो किया। रिलक्टेंटली का भी मतलब वही होता है, मेरा मन नहीं था बट मुझे करना पड़ा, या तो मेरी मजबूरी थी या तो फोर्स किया जा रहा था। सिक्स्थ इज एंडोर्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इंडोर्स करने का मतलब क्या होता है? पब्लिकली सपोर्ट करना। टू से पब्लिकली दैट यू सपोर्ट अ पर्सन, स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। किसी एक्शन को, किसी पर्सन को, व्यक्ति को, किसी स्टेटमेंट को, किसी आइडिया को पब्लिकली सपोर्ट कर रहे हो तो आप उसको इंडोर्स कर रहे हो, एडवोकेट कर रहे हो, चैंपियन कर रहे हो। तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है। एंटोनिम्स होगा डिसअप्रूव, सेंस्योर। डिसअप्रूव करना मतलब उसके बारे में ये बताना कि वो चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, या वो व्यक्ति उतना अच्छा नहीं है। सेंस्योर करने का मतलब भी क्या होता है? क्रिटिसाइज करना, बताना कि वो चीज़ बुरी है, ईविल है, बैड है। 7 इज एडमायरेबली, ये भी एडवर्ब है। एडमायरेबली बना है एडमायर से। एडमायर करने का मतलब होता है अप्रिशिएट करना, रिस्पेक्ट करना। तो एडमायरेबली मतलब इस वे में किया गया है कि आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो, उस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहे हो। वेरी वेल मतलब बहुत अच्छे से किया गया है। इन अ वे दैट इज एडमायरेबल, इस तरह से किया गया कि एडमायरेबल हो गया है, और रिस्पेक्ट उसको मिल रही है, प्रेज वर्दी हो गया है। सिनोनिम्स मैग्निफिसेंटली, मार्वेलसली, ठीक है। तो एक तो मैग्निफिसेंटली है, एक मार्वेलसली है। तो मैग्निफिसेंटली क्या होता है? बहुत अच्छे से किया हुआ। मार्वेलसली बहुत अच्छे से किया हुआ। ड्रेडफुली एंड डिप्लोरेबली दोनों का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से किया हुआ, इसलिए ये दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हैं। 8 इज कमिटमेंट। कमिटमेंट नाउन है। कमिटमेंट क्या होता है? वो डिजायर, ठीक है, वो डेडिकेशन, वो डिवोशन जो हम किसी एक्टिविटी या जॉब को देते हैं। और क्यों देते हैं? क्योंकि हम पूरी कोशिश लगाएंगे, हम अपना, हमारा डिजायर है, हमारी चाह है कि हम उस काम को अच्छे से करें, तो उसको हम कहते हैं कमिटमेंट। वो हम कहते हैं ना कि मैंने इस काम को करने का कमिटमेंट लिया है, इसका मतलब कि मैं फुल्ली डेडिकेटेड हूँ, मेरा डेडिकेशन पूरा इस काम पे है, मेरा डिवोशन पूरा इस काम पे है, इस काम को मैं अच्छे से करूँगा और कंप्लीशन तक करूंगा, कंप्लीट करूंगा, तो उसको कहते हैं कमिटमेंट। द डिजायर टू वर्क हार्ड एंड गिव यू एनर्जी एंड टाइम टू अ जॉब और एन एक्टिविटी। डेडिकेशन एंड डिवोशन सिनोनिम्स है। अब इनडेफिनेंस मतलब ही नहीं होता। इनडेफिनेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, इनडेफिनेंस का मतलब होता है कि आपको उस चीज से मतलब है ही नहीं, ठीक है। इनडेफिनेंस का मतलब क्या हुआ? कि यू आर नॉन चैलेंट। एक और वर्ड होता है नॉन चैलेंट, इसका ही सिनोनिम्स होता है नॉन चैलेंज, ठीक है।
तो इंडिफरेंस क्या कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है। नॉन चैलेंज का मतलब भी वही होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अबैंडनमेंट का मतलब क्या होता है कि आप डेडिकेटेड नहीं हो, आपने उस चीज़ को छोड़ दिया है, आपको मतलब नहीं है उस चीज़ से, अब आप कनेक्टेड नहीं हो उस चीज़ से। 9 इज कन्वेंशनल, एडजेक्टिव है। कन्वेंशनल क्या होता है? फॉलोइंग व्हाट इज ट्रेडिशनल और द वे समथिंग हैज बीन डन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम किसी चीज़ को कन्वेंशनल कह रहे हैं, उसका मतलब ये है कि जिस तरह से अभी तक चीज़ें होती आ रही थी, जो नॉर्मल है, जो एक्सेप्टेड वे है, उसी वे में ये चीज़ भी होगा, तो उसको कहते हैं कन्वेंशनल। ठीक है। स्टैंडर्ड, ट्रेडिशनल। स्टैंडर्ड भी वही होता है जिस वे में किया जा रहा है आज तक, ट्रेडिशनल भी वही होता है जिस वे में आज तक चीज़ें चलती आ रही है। अब उल्टा क्या होगा? अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स क्या होता है? ऐसा कोई चीज़ जो कि डिफाई करता है किस चीज़ को, जो कि नॉर्मल है, जो अनयूजुअल है, उसकी उससे कुछ अलग है, तो उसको हम कहेंगे अनऑर्थोडॉक्स या यूनिक। यूनिक भी क्या होता है? अपने से जो पहले जो भी आया है उससे अलग होता है वो, तो इसीलिए अनऑर्थोडॉक्स और आपके यूनिक इसके एंटोनिम्स हैं। 10 इज यील्डेड। वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। यील्डेड का मतलब होता है प्रोड्यूस करना या कुछ प्रोवाइड करना, डिलीवर करना, प्रेजेंट करना इसका सिनोनिम है, और कंज्यूम करना और डिप्लीट करना एंटोनिम है। क्यों एंटोनिम है? यील्ड में आप दे रहे हो, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, डिलीवर करना भी वही होता है किसी को कोई चीज़ देना, और प्रेजेंट करना भी वही होता है किसी के सामने कोई चीज़ रखना कि वो सामने वाला उसको ले। कंज्यूम करने का मतलब क्या होता है कि आप वो चीज़ दे नहीं रहे, ले रहे हो, यूज़ कर रहे हो। डिप्लीट मतलब क्या होता है? यूज़ कर रहे हो इस एक्सटेंट तक कि वो चीज़ खत्म हो गई, तो इसीलिए दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं। 11 इज पायोनियर, नाउन है। पायोनियर वो पर्सन होता है जो कि पहला होता है किसी काम को करने वाला, बाद में उस लोग उस काम को और अच्छे से करें या उस पर फॉलो करें या उसमें और फर्दर डेवलपमेंट लाए, लेकिन जो पहला पर्सन होता है जिसने उस काम को किया, जिसने उस स्टडी को किया, वो इन्वेंशन किया या वो डेवलपमेंट की किसी नॉलेज में, कल्चर में, उसको पायोनियर कहते हैं। फर्स्ट पर्सन टू डू समथिंग, ठीक है। ट्रेल ब्लेजर भी कहते हैं, ग्राउंड ब्रेकर भी कहते हैं। एंटोनिम्स फॉलोअर, सक्सेसर जो बाद में आया, ठीक है, सक्सेसर आया, और सक्सेसर जो बाद में आ रहा है, तो एंटोनिम्स है। इडियम्स एंड फ्रेजेस में एक है टाइम इज ऑफ द एसेंस। देखो, टाइम इज ऑफ द एसेंस हम तब कहते हैं जब हम ये कहना चाहते हैं कि टाइम बहुत कम है, चीज़ें जल्दी जल्दी होनी चाहिए, हरी अप, जल्दी करो। सेड व्हेन समथिंग मस्ट बी डन इमीडिएटली, अभी इमीडिएटली करो, बिना देरी किए, बिना डिले के। ड्रैगिंग इट्स फीट का मतलब क्या होता है? फीट ड्रैग कर रहा है, आराम आराम से, मतलब ना चाहते हुए चल रहा है, मतलब कि डूइंग समथिंग स्लोली, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, या उस काम को उसने स्टार्ट ही नहीं किया क्योंकि करना ही नहीं चाहता, तब हम कहते हैं ड्रैगिंग इट्स फीट। सी द बैक ऑफ, सी द बैक ऑफ मतलब टू गेट रिड ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ को से छुटकारा पा लेना, उस चीज़ को आप चाह रहे हो कि वो चली जाए, तो कहते हैं सी द बैक ऑफ। टू बी रिड और फिनिश्ड विद समवन और समथिंग, स्पेशली एन अनवांटेड और ट्रबलसम पर्सन और थिंग। क्यों? क्योंकि वो अनवांटेड है, उसकी जरूरत नहीं है, या वो डिफिकल्टीज क्रिएट करता है, ट्रबलसम है। तो ये थे इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब हम आते हैं आर्टिकल पे, ठीक है। आज का आर्टिकल किस पे? टेकिंग टीबी सीरियसली, ट्यूबरक्लोसिस पे है। टेकिंग टीबी सीरियसली, यानी सीरियस वे में ट्यूबरक्लोसिस को लेने की बात कही गई है आर्टिकल में। ऑन दी बीपाम ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, और एक बीपाम ट्रीटमेंट और रेजिमेन कोर्स आया है ऐसे ट्यूबरक्लोसिस का जिसपे जो ड्रग रेसिस्टेंट है, मतलब ड्रग्स यानी मेडिसिन काम नहीं करती, उसके लिए एक नया ट्रीटमेंट आया है, उस पे है आज का आर्टिकल। अर्ली अडॉप्शन ऑफ द न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन इज वेलकम। जो अर्ली अडॉप्शन मतलब बहुत कम समय में इसको अडॉप्ट कर लिया जा रहा है, ये काफ़ी अच्छा हो रहा है, इस पे ये कह रहे हैं ऑथर। तो आज का आर्टिकल का टाइटल ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, ये रहा पहला पैराग्राफ। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से पढ़ लेना, ठीक है। ये सेकंड पैराग्राफ, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब ये रहे आरसी के क्वेश्चंस। आपने खुद से पढ़ा है, खुद से आपने पैसेज को, आर्टिकल को समझा। अब उस बेसिस पे, उस अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग पे आप पहले क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो खुद से। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है ऑथर कि टाइम इज ऑफ द एसेंस इन अडॉप्टिंग एडवांस टेक्नोलॉजी इन मेडिकल केयर। मेडिकल केयर में जब
एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात आती है, यानी यूज़ करने की बात आती है, तो उसमें टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, मतलब कि उसमें टाइम बहुत लिमिटेड होता है। कहने का मतलब क्या ऑथर का, कि अगर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है मेडिकल केयर में तो उसको इमीडिएटली अडॉप्ट कर लेना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल होता है मेडिकल केयर। When medical technology arrives dragging its feet, then its ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट्स आर नॉट दैट ड्रामेटिक। अब यहाँ पे उन्होंने रीज़न दिया है कि क्यों डिले नहीं करना चाहिए, क्यों इमीडिएटली अडॉप्ट कर लेना चाहिए एडवांस टेक्नोलॉजी को। क्योंकि जब मेडिकल टेक्नोलॉजी आती है, कैसे, ड्रैगिंग इट्स फीट, मतलब स्लोली, देरी करके आती है, तो उसके जो ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट्स होते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट्स क्या होता है, देखो ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट्स अगर हम मेडिकल के फील्ड की बात करें तो जो इफेक्ट्स जो कि पर्सन को इम्प्रूव कर दें, जो पर्सन सिक है उसकी कंडीशन में जो इम्प्रूवमेंट लाए, वैसे इफेक्ट्स को हम ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट्स कहते हैं। तो अगर मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत धीरे धीरे आएगी तो जो इम्प्रूवमेंट दिखना है पर्सन में, जो ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट्स आने हैं, वो उतने ड्रामेटिक नहीं होंगे, उतने अच्छे इंप्रेसिव नहीं होंगे। The Union Health Ministry's decision to introduce the new treatment regimen for drug-resistant tuberculosis hardly a couple of years after it was recommended by the World Health Organization (WHO) is a step in the right direction. अब यहाँ पे क्या है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का एक डिसीजन की बात की है। वो डिसीजन क्या है कि एक नया ट्रीटमेंट रेजिमेन आया है हार्ड और ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए। मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी, वो अभी तक क्या कर रहा था, उस पर दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, ड्रग्स काम नहीं कर रही थी, क्योंकि वो ड्रग रेसिस्टेंट थी, रेसिस्ट करती थी ड्रग्स को। तो उसको ट्रीट करने के लिए एक नया ट्रीटमेंट आया था। तो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का डिसीजन है कि उस ट्रीटमेंट को इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है, कब, अभी कुछ साल ही हुए हैं जब उस ट्रीटमेंट को रिकमेंड किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस रिकमेंड करने के कुछ साल के अंदर ही जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया है कि इस ट्रीटमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, ये क्या है, इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ये बहुत सही किया जा रहा है और ये सही स्टेप है, सही मेजर है, सही एक्शन है। लास्ट वीक द गवर्नमेंट अप्रूव्ड द बीपाम रेजिमेन कंप्राइजिंग 4 ड्रग्स, बेदाक्विलीन, प्रेटोमेनिड, लिंजोलॉइड एंड मॉक्सीफ्लोकिन। तो लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते की बात हो रही कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है बीपाम रेजिमेन को। अब बीपाम रेजिमेन में क्या होता है, 4 ड्रग्स यूज होते हैं, ठीक है। पहला आपका बेदाक्विलीन है एक ड्रग, फिर प्रेटोमेनिड है, फिर लिनेजोलिड है एंड फिर मॉक्सीफ्लोकिन है। तो इसी से बीपाम बना है, BPLM, ठीक है। This regimen has been proven to offer better outcomes, remarkably shortening the duration of treatment and resulting in improvement in quality of life for persons living with multi-drug resistant tuberculosis, MDR-TB, which resist treatment by isoniazid and rifampicin, the two hitherto frontline drugs in the TB treatment। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो रेजिमेन है इसको प्रूव किया गया है कि ये इफेक्टिव है और बेटर आउटकम्स ऑफर करती है, बेटर रिजल्ट्स ऑफर करती है। रिमार्केबली शॉर्टनिंग द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, रिमार्केबली मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग वे में ये जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है उसको भी कम कर देती है, उसको भी शॉर्टन कर देती है। मतलब पहले ट्रीटमेंट में जितना टाइम लगता था पर्सन को ट्रीट होने में, अगर इस रेजिमेन का यूज़ किया जाए बीपाम का, तो और कम समय में पर्सन ट्रीट किया जा सकता है। और रिजल्ट क्या होता है इसका, इम्प्रूवमेंट होती है। जो ऐसे पर्सन जिनको मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है, उनकी जो लाइफ है, उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। अब ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस क्या है, MDR-TB, ठीक है। तो MDR-TB ट्यूबरक्लोसिस है जो कि रेजिस्ट करती है ट्रीटमेंट को, किस चीज़ के ट्रीटमेंट को, आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन। तो ये 2 ड्रग्स हैं और ये फ्रंटलाइन ड्रग्स हैं, मतलब अभी तक के बेस्ट ड्रग्स हैं, ठीक है, TB ट्रीटमेंट पे। तो इन बेस्ट ड्रग्स असर नहीं कर पाती है MDR-TB पे, ठीक है, इसीलिए ये बीपाम रेजिमेन इंट्रोड्यूस किया गया है। The move makes tremendous sense for a country that voluntarily set itself an earlier target for TB elimination by 2025। अब ये जो मूव है, जो ये डिसीजन लिया गया है कि बीपाम रेजिमेन को बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने का, ये मेक्स ट्रेमेंडस सेंस, काफ़ी ज़्यादा सेंस बना रहा है, ठीक है, लॉजिकल है। क्यों लॉजिकल है, उस कंट्री के लिए लॉजिकल है जो कि खुद से उसने एक
अर्लियर टारगेट सेट किया है टीबी एलिमिनेशन का 2025 में, मतलब इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है कि वो टीबी को एलिमिनेट कर देगी 2025 तक। तो चूंकि ये टारगेट काफ़ी एम्बिशियस है, ठीक है, 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करने का जो टारगेट, जो गोल है, काफ़ी एम्बिशियस है, बहुत कुछ अचीव करना चाह रही है कंट्री। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो डिसीजन लिया गया है बीपाम ट्रीटमेंट को इंट्रोड्यूस करने का, ये काफ़ी सही है, काफ़ी लॉजिकल भी है और सेंस बनाता है। 5 years ahead of the global target under the UN Sustainable Development Goals। और ये जो टारगेट है 2025 का, ये एक्चुअली 5 साल पहले, मतलब इस तरह से समझो इसको कि जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो जो 5 years अहेड है, मतलब कि जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कह रही है कि वो 2030 तक, क्योंकि 2025 से 5 ईयर अहेड क्या होगा, 2030 होगा। तो इनका टारगेट है 2030 तक कि टीबी एलिमिनेट कर दो, ठीक है। लेकिन इंडिया ने इससे भी ज़्यादा एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है, क्या कि वो 5 साल पहले ही कर देगी टीबी एलिमिनेट 2025 तक, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का जो गोल है वो ज़्यादा एम्बिशियस है इस वाले गोल से, क्योंकि यहाँ पे 2030 तक की बात हो रही है, यहाँ पे इंडिया ने कहा है कि 2025 तक ही वो कर देगा। TB elimination means there should be under 1 case of TB for a population of 10 lakh। अब TB elimination का मतलब क्या है कि हर 10 लाख लोग में सिर्फ एक केस हो। अगर हर 10 लाख में एक ही केस आ रहा है तो माना जाता है कि TB एलिमिनेट है उस जगह से। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स कैन लास्ट अप टू 20 मंथ। जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, जो अभी तक जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उसमें वो 20 मंथ तक चल सकते हैं, काफ़ी लंबा होता है। एंड इंटेल का मतलब होता है इन्वॉल्व, और उनमें क्या इन्वॉल्व होता है, सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं पेशेंट के लिए इन्वॉल्व होते हैं, यानी पेशेंट्स को साइड इफेक्ट भी हो सकता है। द बीपाम रेजिमेन इज रेप्यूटेड टू क्योर ड्रग रेसिस्टेंट टीबी इन जस्ट 6 months। बीपाम रेजिमेन रेप्यूटेड है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है काफ़ी अच्छे वे में बीपाम रेजिमेन के बारे में कि वो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी को सिर्फ 6 मंथ में ही क्योर कर सकता है विद अ हाई सक्सेस रेट। और सक्सेस रेट भी हाई है, मतलब चांसेस लोगों के ट्रीट होने के काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस रेजिमेन से, बीपाम रेजिमेन से। इट इज़ पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इन दिस कंट्री। अब इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है आगे देखते हैं। बिकॉज एन एस्टिमेटेड 75,000 पीपल लिविंग विद ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कैन नाउ स्विच टू दिस शॉर्टर चीपर ट्रीटमेंट रेजिमेन। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया में 75,000 लोग ऐसे हैं जिनको ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है, और वो इस वाला जो ये जो बीपाम रेजिमेन है जो कि शॉर्टर है, ठीक है, और ज़्यादा चीपर भी है, इफेक्टिव भी है, इस रेजिमेंट को अब वो स्विच कर सकते हैं, मतलब कि उसमें ये रेजिमेंट यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। दिस मूव एक्सपर्ट्स इंडोर्स will undoubtedly improve treatment outcomes and help thousands of patient। ये जो मूव है, जो डिसीजन है बीपाम रेजिमेंट को इंट्रोड्यूस करने का, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो सपोर्ट करते हैं इस मूव को, और ये कह रहे हैं कि वो अनडाउटली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये ट्रीटमेंट रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर देगा और बहुत थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट को हेल्प करेगा। The government has admirably shown a commitment and political will to see the back of TB। गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दिखाया है, पॉलिटिकल विल भी दिखाया है, मतलब गवर्नमेंट ने डेडिकेशन दिखाया है अपना, और डिटर्मिनेशन दिखाया है, डिवोशन दिखाया है। क्या एडमायरेबली, मतलब इस वे में डिवोशन दिखाया है कि काफ़ी प्रेज़वर्दी है, मतलब गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है क्या करने के लिए, सी द बैक ऑफ टीबी, मतलब टीबी को ख़त्म करने के लिए, सी द बैक ऑफ मतलब टू गेट रिड ऑफ समथिंग। तो जो गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है, जो पॉलिटिकल विल है कि टीबी को ख़त्म करना है, वो काफ़ी एडमायरेबल है, काफ़ी प्रेज़वर्दी है, एंड हैज़ ओवर द ईयर्स इम्प्लीमेंटेड सेवरल मेजर्स इन एड ऑफ दिस। और ओवर द मतलब सालों में उसने, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एक्शंस भी लिए हैं, काफ़ी सारे मेजर्स भी लिए हैं कि टीबी को ख़त्म कर सकें। Shifting from conventional culture and drug sensitivity testing to rapid molecular tests for diagnosing MDR-TB has resulted in improved case detection, higher treatment coverage, better treatment success rates and falling death rates। अब जो ये शिफ्ट हुआ है, मतलब कन्वेंशनल कल्चर और ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग, जो कल्चर एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग थी, जो कि कन्वेंशनल थी, नॉर्मल थी, अभी तक की जा रही थी, उसको छोड़ के रैपिड मॉलिकुलर टेस्ट करना MDR TB को डायग्नोस करने के लिए, इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि केस डिटेक्शन में इम्प्रूवमेंट आई है, ट्रीटमेंट कवरेज ज़्यादा हो रहा है,
ठीक है, बेटर ट्रीटमेंट सक्सेस रेट ट्रीटमेंट का भी अच्छा हुआ है, और डेथ रेट्स गिरे हैं, ठीक है, डेथ्स कम हो रही है। एक्स्ट्रा सपोर्ट फाइनेंशियली, न्यूट्रिशनली एंड सोसाइटली in the form of the नी अक्षय मित्रा स्कीम हैज ऑल्सो यील्डेड रिजल्ट्स। एक स्कीम की बात हुई है, नी अक्षय मित्रा स्कीम। इसमें क्या सपोर्ट मिलता है? फाइनेंशियली, न्यूट्रिशनली एंड सोसाइटली, मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है, न्यूट्रिशनली मतलब कि फूड जो कि न्यूट्रिशियस फूड है उस वे में सपोर्ट मिलता है, और सोसाइटल वे में भी सपोर्ट मिलता है। तो इससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। India's reduction of TB incidence by 16% from 2015 to 2022 is almost double the pace at which global TB incidence is declining. जो इंडिया में जो TB के केसेस में रिडक्शन आया है वो 16% के रेट से आया है। 2015 से 2020 के बीच 16% रिड्यूस हो गया है TB, ठीक है। और ये जो 16% ये एक्चुअली डबल है, ठीक है। ग्लोबली जो TB के केसेस में जो रिडक्शन हो रहा है उससे डबल रेट पे, डबल पेस पे इंडिया में रिडक्शन हो रहा है टीबी का 16%। तो इसे हम इन्फर कर सकते हैं कि अराउंड 8% के रेट से बाकी ग्लोबल में हो रहा होगा टीबी डिक्लाइन, और इंडिया का रेट उस 8% से डबल यानी 16% है एज पर WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। और ये कैसे पता चल रहा है? जो WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 है उससे। मोर्टेलिटी इज ऑल्सो रिड्यूस बाई 18% ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन इंडिया, और मोर्टेलिटी भी कम 18% घटा है, मतलब डेथ्स भी कम हो रही है, 18% कम डेथ्स हुए हैं 2015 से 2022 के बीच टीबी से। इट वॉज इंडिया विच लेड द वे अर्लियर विथ इट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स प्रोग्राम रिवोल्यूशनाइजिंग टीबी केयर बैक इन द डे विद सुपरवाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। ये इंडिया ही था जिसने विच लेड द वे अर्लियर, मतलब जिसने सबसे पहले ये डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स प्रोग्राम लाया था। इंडिया ही पहला कंट्री था जो ये प्रोग्राम लेके आया था, और इससे क्या हो गया था? टीबी केयर रेवोल्यूशनाइज हो गया था, मतलब बिल्कुल चेंज हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था। कब? उस टाइम में जबकि सुपरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था ड्रग्स का। इन ड्रग्स को डॉक्टर्स या जो मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रग्स एडमिनिस्टर करने के लिए, उनके केयर में किया जाता था। उस टाइम इंडिया ने ये प्रोग्राम के थ्रू लीड किया था इस फील्ड में। सेंटरिंग इट्स पेशेंट्स, द गवर्नमेंट शुड नॉट मेरली फॉलो बट बी अ पायोनियर इन डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग टीबी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट को सिर्फ फॉलो नहीं, एक पायोनियर होना चाहिए, मतलब उसको नए नए इन्वेंशन, नए नए डेवलपमेंट्स करने चाहिए। कहाँ पे? डायग्नोस और ट्रीट करने को टीबी को लेके। तो ये था पूरा पैसेज, आपका पूरा आर्टिकल। टोन की बात करें तो टोन जो ऑथर की है वो एक तो लॉडेटरी टोन है, क्योंकि ऑथर ने प्रेज किया है, ठीक है, जो यूनियन गवर्नमेंट का मूव है वो उसको प्रेज किया। गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल विल है, जो डेडिकेशन है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए, उसको आपको प्रेज किया है, ठीक है। यहाँ पे भी प्रेज किया है गवर्नमेंट को कि कैसे इंडिया ने डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स प्रोग्राम लेके आया था जिसने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया था टीबी केयर। तो एक तो लॉडेटरी टोन है। दूसरा, ऑथर ऑप्टिमिज्म भी दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ऑप्टिमिस्ट एटीट्यूड है। जो बीपाम रेजिमेन आ रहा है उससे ऑथर ये बता रहे कि काफ़ी हेल्प मिलेगी। उस बीपाम रेजिमेंट को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है ऑथर, काफ़ी हेल्प मिलने वाले उनको लगता है, वो बिल्कुल पॉजिटिव है कि हाँ ये काफ़ी ग्रेटली हेल्प करेगा टीबी पेशेंट्स को। तो टोन आपका लॉडेटरी एंड ऑप्टिमिस्टिक है। ओके, ऑप्टिमिज्म शो कर रहा है बट टोन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज। इनमें से कौन सा सेंटेंस, 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं, हमें ये पता करना है कि मेन आर्ग्यूमेंट, जो मेन एसेंस है, समरी है पैसेज का, वो कौन सा स्टेटमेंट बताती है। द बीपम रेजिमेन इज द ओनली इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर टीबी एलिमिनेशन। बीपम रेजिमेन ही अकेला इफेक्टिव सॉल्यूशन है टीबी एलिमिनेशन का। तो देखो ये मेन आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑथर ने पुराने वाले ट्रेडिशनल मेथड्स को बताया है कि वो भी है टीबी के लिए, और ऑथर ने ये नहीं कहा कि वो इफेक्टिव नहीं है, और सिर्फ बीपाम इफेक्टिव है। देखो बीपाम ज़्यादा इफेक्टिव है, ड्यूरेशन, जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन उसको कम कर देता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी के जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाला गलत हुआ।
द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन स्लो इन अडॉप्टिंग न्यू ट्रीटमेंट। देखो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि ऑथर ने कहा है कि इंडिया ने काफ़ी जल्दी किया है। WHO ने जब रेकमेंड किया उसके 2 साल के अंदर ही इंडिया ने न्यू बीपाम रेजिमेन अडॉप्ट कर लिया, और ऑथर ने ये भी कहा है पैसेज में कि ये काफ़ी अच्छा मूव है। तो नेगेटिव बात तो कहेंगे ही नहीं हम कि स्लो रही है। The introduction of the BPAM regimen is a crucial step towards India's goal of eliminating TB by 2025। हाँ, ये ऑथर ने कहा है। ऑथर ने, आप याद करो, हमने पढ़ा है आर्टिकल में कि ऑथर ने कहा था कि जो इंडिया का जो एम्बिशियस गोल है 2025 तक एलिमिनेट करने का टीबी को, उसको कंसीडर अगर करें तो ये जो अर्ली अडॉप्शन है बीपम रेजिमेंट का, ये काफ़ी सही मूव है। तो इसको हम करेंगे कंसिडर, और हमें पता है कि करेक्ट आंसर यही है, बट इन दोनों को भी एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि जब तक सारे ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो जाएंगे हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि हमें जो आंसर सही लग रहा है वही है। ग्लोबल टीबी इंसिडेंस इज डिक्लाइनिंग फास्टर देन इंडियाज ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ बेटर ट्रीटमेंट्स। अब यहाँ पे देखो, इस डी को ये कंफर्म करने के लिए कि सही है या गलत है, आपको सेंटेंस को पढ़ना जरूरी होगा। और सेंटेंस क्या है? ये है। इस सेंटेंस को जिसने काफ़ी अच्छे से समझ लिया वो उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि इंडिया का जो टीबी इंसिडेंस पर रिडक्शन है वो 16% है, और ये जो रेट है 16% का, ये ऑलमोस्ट डबल है उस रेट के जिस रेट से ग्लोबल टीबी इंसिडेंस डिक्लाइन कर रहा है। मतलब इंडिया का रिडक्शन डबल पेस पर डिक्लाइन कर रहा है। अगर इंडिया का रेट 16% है तो ग्लोबल का क्या होगा? अगर ये डबल है तो वो 8% होगा, तो ग्लोबल का कम है। बट यहाँ पे लिखा है कि ग्लोबल टीबी इंसिडेंस ज़्यादा फास्टली डिक्लाइन कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। इंडिया का ज़्यादा फास्टली डिक्लाइन कर रहा है, ऑलमोस्ट डबल स्पीड पे। द नेक्चर मित्रा स्कीम इज द मेन रीजन फॉर इंडिया रिडक्शन इन टीबी इंसिडेंस। अब देखो, नेक्चर मित्रा स्कीम की बात तो हुई है कि वो इसने रिजल्ट्स तो दिए हैं, बट ऑथर ने ये नहीं कहा है कि ये मेन रीज़न है इंडिया के रिडक्शन का, क्योंकि ऑथर ने कोई रीज़न स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि रीज़न क्या है कि इतनी जल्दी ग्लोबल इंसिडेंस टीबी इंसिडेंस इंडिया में कम हुआ है। तो ये गलत है, तो हमारा ये आंसर सही हो गया। अब ये कंफर्म हो गया क्योंकि बाकी के ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। According to the passage, what is the primary advantage of the BPAM regimen over traditional TB treatments? BPAM regimen का क्या एडवांटेज है? तो हमने पढ़ा, एक तो कि इफेक्टिव है, ठीक है, दूसरा कि काफ़ी शॉर्ट कर देता है ट्रीटमेंट को। तो देखते हैं वो बात है, कौन सा सेंटेंस कह रहा है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड मोर एक्सेसिबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। देखो, लेस एक्सपेंसिव की बात तो हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो चीपर तो है, ठीक है, तो लेस एक्सपेंसिव तो हम मान सकते हैं, पर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल है। मतलब कि बाकी के जो ट्रीटमेंट है वो डेवलपिंग कंट्रीज के पास अवेलेबल नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकती। तो देखो, इस बारे में तो कोई बात नहीं कही गई है, तो अभी इस पर थोड़ा डाउट है। आगे देखते हैं। इट एलिमिनेट्स टीबी इन शॉर्टर टाइम फ्रेम फिर फीवर साइड इफेक्ट्स। अब क्या फीवर साइड इफेक्ट्स की बात हुई है? क्या ये टीबी को शॉर्टर टाइम फ्रेम में करता है? तो हाँ, देखो, शॉर्टर टाइम फ्रेम में तो करता है, ठीक है, पर क्या फीवर साइड इफेक्ट्स की बात हुई है? देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? रेपिड क्यूर टीबी रेसिस्टेंस 6 मंथ्स में कर देता है, शॉर्टर टाइम फ्रेम है, विद अ हाई सक्सेस रेट है। इट इज पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट इन दिस कंट्री बिकॉज एन एस्टिमेटेड, ठीक है, स्विच टू चीपर रेजिमेंट, ठीक है, द मूव विल, ठीक है, ये भी सही है। एंड इन्वॉल्व, यहाँ पे क्या बात है कि सीवियर साइड इफेक्ट्स है। अगर हम कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स 20 मंथ्स तक लॉन्ग है, मतलब कि बहुत लंबा चलता है और सीवियर साइड इफेक्ट्स हैं, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि बीपम रेजिमेन की बात कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, तो हम इससे इन्फर कर सकते हैं कि बीपम रेजिमेन के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे उतने सीवियर, ठीक है। तो इससे हमने ये इन्फर किया कि ये वाला आंसर हमारा सही हो सकता है कि फीवर साइड इफेक्ट्स वाला। इट कंप्लीटली इरेडिकेट्स ऑल फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूडिंग लेटेंट टीबी। देखो, लेटेंट टीबी की बात नहीं हुई है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की बात हुई है। उसको छोड़ के और किसी तरह की टीबी की बात नहीं हुई होती, तो ऐसे ही गलत हो गया। इट रिक्वायर्स फ्यूअर ड्रग्स रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ड्रग रेसिस्टेंस। अब देखो, एमबीपाम में 3 ड्रग्स का तो यूज होता है। अब बाकी ट्रीटमेंट्स में कितना ड्रग का यूज़ हो रहा है, कितने तरह के मेडिसिन का यूज़ हो रहा है, ये तो पैसेज में नहीं दिया हुआ है, तो हम कंपेयर तो कर नहीं सकते। कंपेयर नहीं कर सकते तो हम ये भी नहीं कह सकते कि बीमा में कम नंबर ऑफ ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं, बाकी में ज़्यादा हो रहे हैं, या किसी भी तरह का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। इट इज़ डिज़ाइन टू बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट सुपरविजन मेकिंग इट यूज पेशेंट फ्रेंडली। अब ये भी बात नहीं कही गई है
कि बीमाम किस तरह से दिया जाएगा, क्या डॉक्टर पेशेंट नर्स के केयर में दिया जाएगा, उनके सुपरविजन में दिया जाएगा, गाइडेंस में दिया जाएगा, या खुद से ही पेशेंट ले सकता है, उसके फैमिली मेम्बर दे सकते हैं, ये भी बात नहीं हुई है। तो ये वाला हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि फीवर साइड इफेक्ट्स की बात हुई है। ये वाला गलत इसलिए होगा क्योंकि लेस एक्सपेंसिव तो है, ठीक है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल है, ये नहीं कहा गया है कि किस तरह के कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल है। अगर ये कहना है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल है, इसका मतलब ये है कि बाकी के जो ट्रीटमेंट्स है वो कम एक्सेसिबल है, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती डेवलपिंग कंट्रीज, या उनके पास नहीं है उस अमाउंट में। तो इतनी बातें नहीं कही हैं ऑथर ने, तो ये वाला गलत हुआ। हाउ डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट इंडियाज टीबी एलिमिनेशन टारगेट कंपेयर टू ग्लोबल एफर्ट्स? पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है कि इंडिया का टीबी एलिमिनेशन का टारगेट कैसा है अगर कंपैरिजन करें ग्लोबल एफर्ट्स से? तुम्हें पता है कि डबल है, तो जहाँ पे डबल है वो वाला आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, टारगेट की बात कर रहा है, ओके सॉरी, टारगेट की बात कर रहा है मतलब इस वाले सेंटेंस की बात कर रहा है ये, हाँ ये वाला, ठीक है, जो उसने एक मिनट, ये वाला नहीं है, ये वाला है, जो उसने ये किया है कि 2025 तक करना है, जो कि ज़्यादा एम्बिशियस है, जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसने। तो क्या इंडिया का टारगेट अलाइन है ग्लोबल टाइमलाइन से? ठीक है, नहीं, ग्लोबल टाइमलाइन से अलाइन नहीं है। इंडिया का जो टारगेट है वो एक्चुअली वो टारगेट ये है कि 5 साल पहले खत्म कर देना है टीबी को, तो ज़्यादा एम्बिशियस है, तो ये वाला गलत हो गया। इंडिया इज एमिंग फॉर टीबी एलिमिनेशन द सेम पे तो हुई नहीं। अगर हम कह रहे हैं अलाइन है मतलब भी सेम है, सेम पे से मतलब सेम रेट पे चल रहा है, तो ये दोनों तो सेम ही बात कर रहे हैं, तो गलत हो गए। इंडिया सेट अ मोर एम्बिशियस टारगेट, हाँ ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट है। इंडिया ट्रेलिंग बिहाइंड, पीछे चल रहा है, नहीं, ठीक है। एक तो एफर्ट्स की बात नहीं की, दूसरी बात कि ये तो कहीं भी ऑथर ने ये नहीं बोला है कि इंडिया पीछे चल रहा है ग्लोबल एफर्ट्स से। इनफैक्ट एक जगह ये भी कहा था कि इंडिया का जो टीबी डिक्लाइन का रेट है वो डबल था, पीछे तो चल ही नहीं रहा। और इंडिया टारगेट फॉर टीबी इज मोर लीनियंट भी नहीं है। देखो नेगेटिव बात तो नहीं कहेंगे क्योंकि पॉजिटिव बात कही गई है। पहला कि इंडिया का जो रेट है वो डबल है, सेकंड कि ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट है, तो नेगेटिव बात तो हम पहले हटा देंगे, तो आंसर हमारा हो गया सी। तो ये था आज का पैसेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चंस भी आपने खुद से कर लिए होंगे। पैसेज थ्रू ईजी, मैं कहूँगा पैसेज आज का आर्टिकल ईजी टू मॉडरेट था। मोस्टली पैसेज आपको समझ में आ गया होगा, आपने खुद से पढ़ा होगा उसको। कुछ लाइंस आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगे होंगे, कुछ एस्पिरेंट्स को वो भी इजी लगा होगा। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं जो भी कैसा लगा आपको आर्टिकल आज का। वोकैबुलरी काफ़ी एग्जाम रेलेवेंट थी आपकी, वो वर्ड्स देखने को मिलते हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।